हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2016 वाला पेपर है। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाऊँगी मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? पहला विकल्प है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। दूसरा विकल्प है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तीसरा विकल्प है, उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। और चौथा विकल्प है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। तो कक्षा 2 की शिक्षिका ने क्या कहा है कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है बच्चों को, और बच्चे क्या कर रहे हैं, 34 के स्थान पर 43 लिख रहे हैं। तो क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। गिनतारा क्या होता है? अबेकस कहते हैं जिसे, उसी को ही गिनतारा कहते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। पहला विकल्प है, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तीसरा है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। और चौथा है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो गलत कथन इसमें बताना है, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है। दूसरा विकल्प इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? पहला विकल्प है कोण, दूसरा विकल्प है सममिति, तीसरा है चौपड़ और चौथा है प्रतिरूप यानी पैटर्न। प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है पूछा गया है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक। तो पैटर्न संबंधित है, चौपड़ भी संबंधित है, सममिति भी संबंधित है, लेकिन कोण का प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। कोण जो है उच्च प्राथमिक में पढ़ाया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर कोण होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। पहला है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तीसरा है गणित को आनंददायक बनाने में। और चौथा है समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो गणितीय खेल और पहेलियाँ गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में मदद करती हैं, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं, गणित को आनंददायक बनाने में मदद करती हैं, और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। यानी चारों ही सही हैं, ABCD। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि चारों ही इसमें सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है,
एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? पहला विकल्प है पैमाने के प्रयोग से, दूसरा है जियो बोर्ड के प्रयोग से, तीसरा है आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से और चौथा है कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो यदि आपको दो क्षेत्रफल की तुलना करके दिखाना है तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा वह होगा आलेख यानी ग्राफ पेपर का प्रयोग। इससे बच्चे समझ सकेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल समान ही है। ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा सभी ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला विकल्प है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, दूसरा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, तीसरा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना और चौथा है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो लिखे हुए हैं ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के और भी उद्देश्य हैं जिन्हें याद रखना है। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना है, तार्किक रूप से सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और स्पष्ट करने के लिए वांछनीय दृष्टिकोण विकसित करना है, गणित और अन्य विषय क्षेत्रों में ध्वनि गणितीय अनुप्रयोगों में दक्षता हासिल करना, बुद्धिमान और स्वतंत्र व्याख्या करने में विश्वास प्राप्त करना। ये सभी गणित के उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? पहला विकल्प है प्रतीकात्मक संकेत, दूसरा है गणित की संरचना, तीसरा है लैंगिक भेद और चौथा है कक्षा कक्ष के अनुभव। तो गणित से भयभीत होना, असफल होना, तो इसमें से जो कारण नहीं है वह है लैंगिक भेद। बाकी ये सभी कारण हो सकते हैं लेकिन लैंगिक भेद कोई कारण नहीं है गणित से भयभीत होने का और असफल होने का। अगला प्रश्न है दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? यदि आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं वही हैं घुमा फिरा के पूछ लिए गए हैं, जबकि वो पेपर हुआ था मई 2016 में और ये पेपर है सितंबर 2016 का। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न जो हैं घुमा फिरा कर ही पूछे जाते हैं, लगभग वही प्रश्न होते हैं। पहला विकल्प इसमें दिया गया है मोती और माला, दूसरा है ग्राफ पेपर, तीसरा है गिनतारा और चौथा है जियो बोर्ड। तो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाना है और सर्वाधिक उपयुक्त साधन पूछा गया है तो वह ग्राफ पेपर होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है? पहला विकल्प है इसे संख्याओं के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करके, दूसरा है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, तीसरा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके और चौथा है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि की संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो यह सही नहीं है। यह कैसे आप समझाएंगे?
तो यदि ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके बच्चों को समझाया जाए तो वे समझ जाएंगे कि 2 संख्याओं का गुणा जब किया जाता है तो उनका जो गुणनफल आता है वह उनसे हमेशा ही बड़ा नहीं होता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है यानी 1 से 5 तक, तो इसमें अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? पहला है, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। दूसरा है, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। तीसरा है, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। और चौथा है, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार पत्रक। तो वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वह होगा क्षेत्रीय भ्रमण परियोजना और सर्वेक्षण, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। अगला प्रश्न है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? दूसरा है, पहला है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। दूसरा है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। तीसरा है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। और चौथा है टेलर का गिनतारा भिन्न का किट संख्या चार्ट। दृष्टिबाधितों के लिए पूछा गया है कि गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? यानी कि बच्चे जो हैं दृष्टिबाधित हैं तो जो साधन होना चाहिए वह होना चाहिए टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? पहला विकल्प है पंक्तिबद्धता प्रतिवर्तीयता आनुपातिक विवेचन। दूसरा है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण आनुपातिक विवेचन। तीसरा है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्तीयता। और चौथा है वर्गीकरण प्रतिवर्तीयता आनुपातिक विवेचन। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। प्रतिवर्तीयता का क्या मतलब है? उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, लिखा है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? पहला विकल्प है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। दूसरा है एकेकी संगतता सिद्धांत। तीसरा है अमूर्तन सिद्धांत। और चौथा है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत।
तो ये जो पेपर था ये सितंबर 2016 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।